ऐसा कोई सगा नहीं जिसको राकेश परिवार ने ठगा नहीं। अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। राकेश परिवार से आपका विवाद जग जाहिर है, पता है, आप बताते भी हैं, लेकिन इसी बीच में आपकी भतीजी भी आरोप लगाती है कुछ ठेकेदार का नाम लेके। उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जब आप कहते हैं कि बरगलाते हैं वो आपकी भतीजी को, तो आपकी भतीजी आप पर आरोप क्यों लगा रही है? बहन जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन बहन जी को धोखा दे करके सुरेंद्र राकेश जी ने कांग्रेस की सरकार बनवाई। वो कह रहे हैं कि वो अपने पद से त्याग दे देंगे अगर आप संपत्ति का प्रमाण दिखा दें। कांग्रेस को 2-3 बार धोखा, बीजेपी को 2 बार धोखा, समाजवादी पार्टी को 2 बार धोखा, लोकदल को 1 बार धोखा, बसपा को 3 बार धोखा इस परिवार ने दिया है। ये स्वार्थी परिवार है। आपकी दुश्मनी क्या है? क्यों आप इतनी चीजें उजागर करते हैं? बस मैं वो दुश्मनी की जड़ जानना चाहती हूँ कि क्या है, क्यों राकेश परिवार के और आपके बीच में इतने विवाद है? तो मेरी पत्नी गई थी 2000 में सुरेंद्र राकेश जी से शर्त मिलाकर वो तो ठीक है। जमानत जब्त कराई थी 2000 में ममता जी की वही। अभी रुड़की में एक निधि हत्याकांड हुआ था, आपको मालूम होगा, एक में उम्र कैद और एक को फांसी मिल चुकी है, लेकिन अंकिता हत्याकांड में ऐसा क्या है? ऐसा वो कौन वीआईपी है जिसका नाम आपकी पार्टी छिपा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब का एक बेहतरीन पॉडकास्ट। मैंने कहा है कि बेहतरीन पॉडकास्ट क्योंकि जब आप आज हमारे मेहमान से मिलेंगे, वो हमारे ऐसे मेहमान हैं जिनको लोग सुनने में बहुत रुचि रखते हैं। अगर लोगों को पता होता है कि हमारे इस मेहमान की कोई खबर आने वाली है, और हाल ही में तो आजकल इनके बड़े मुद्दे चल रहे हैं, लोग इनको सुनना बेहद पसंद करते हैं क्योंकि आपस में तकरार चल रही है। लोग सुनना बेहद पसंद करते हैं क्योंकि वो बेहद ही बेहतरीन अंदाज से बोलते हैं, और लोगों को सुनना इसलिए भी पसंद होता है कि वो बेझिझक बोलते हैं, उनकी बातों में कोई बीमारी नहीं झलकती है। अपने आप को वो सबसे ज्यादा काम कराने वाले व्यक्ति में शुमार करते हैं कि उनसे ज्यादा काम किसी ने नहीं कराया है, और अपने बोर्ड के नाम से बहुत खासियत वो रखते हैं। जहां भी आप उनके बोर्ड लगे देखेंगे तो अलग पहचान में आ जाएगा कि ये उनके बोर्ड लग रहा है। इतनी बातें मैंने बता दी तो मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ गया होगा कि आज हमारे साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए, राजनीतिक पॉडकास्ट के लिए कौन मेहमान आए हुए हैं। तो देर ना करते मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद दिलचस्प उत्सुक मेहमान मौजूद है, और उनका नाम है पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बुलाया, और जो मेरे बारे में आपने कहा, मैं तो अपने आप को बहुत सीधा साधा, सच्चा बोलने वाला, बेझिझक इसलिए क्योंकि दिल से बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ, और बेधड़क इसलिए बोलता हूँ कि कभी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे कोई झिझक हो। क्या बात है देशराज जी, जब भी आप कोई बात करते हैं, मुद्दे की बात हो या फिर नॉर्मल जो अभी फिलहाल चीजें चल रही हैं, क्यों लोग आपको इतना सुनना पसंद करते हैं? क्या आप चीज ऐसी है जो आपको लगती है? अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। क्या बात है। देखिए, अभी राकेश परिवार का आपने जिक्र किया। किया नहीं, मैं करूंगी अभी आने वाले नहीं, आपने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसी हिसाब से कि जो चल ही रहा है। हाँ। अब मैं क्या बताऊं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको, उसमें राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, व्यक्ति, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको राकेश परिवार ने ठगा नहीं। देशराज जी, आपको रोकते हुए बस मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं सवाल तो पूछूंगी इस पर, लेकिन मुझे ये जानना है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये जो आपस में चीजें चल रही हैं, क्या ये बिल्कुल सच्ची है? कोई निराधार बात तो नहीं है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि लोगों का अट्रैक्शन खींचने की कोई बात तो नहीं है, क्योंकि फिर बाद में ऐसे ऐसी चीजें भी आने लगती हैं। राकेश परिवार से आपका विवाद जग जाहिर है, पता है, आप बताते भी हैं, लेकिन इसी बीच में आपकी भतीजी भी आरोप लगाती है कुछ ठेकेदार का नाम लेके। उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जब आप कहते हैं कि बरगलाते हैं वो आपकी भतीजी को, तो आपकी भतीजी आप पर आरोप क्यों लगा रही है? आप बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको, क्योंकि शुरुआत में वहीं से करूँ जी, क्योंकि पृष्ठभूमि जो असलियत है वो सबके सामने आनी चाहिए। कोई सा भी राजनीतिक दल, जैसे पहले कलीराम राकेश जी, जैसे मुझे, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बात ये कर रहा हूँ, इसलिए ऑथेंटिक मेरे पास नहीं है। कलीराम राकेश जी कभी रोडवेज में कंडक्टर हुआ करते थे। हाँ। तो WT में पकड़े गए, ऐसा मुझे लोगों ने कहा।
फिर उनकी नौकरी गई, बर्खास्त हो गए। फिर वो राजनीति में आए। राजनीति में भी पीठ में कोई चोरी का आरोप उनके ऊपर लगा। वो स्वर्ग में है, लेकिन क्योंकि विषय ये है कि जिनकी मूर्ति गुरु रविदास जी के मंदिर में लगाई जा रही है, गुरु रविदास जी से बड़ी लगाई जा रही है, और उनकी पृष्ठभूमि ये है, फिर वो जब राजनीति में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी से हरोड़ा से चुनाव लड़ते हैं। और फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव आता है। तो जब कांग्रेस पार्टी उनके बेटे को टिकट लोकसभा हरिद्वार से नहीं देती, तो वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके समाजवादी से चुनाव अपने बेटे को लड़ाते हैं। फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव आता है। विधानसभा का चुनाव जब सुरेंद्र राकेश को समाजवादी पार्टी नहीं देती, ब्रजरानी जी को दे देती है, तो फिर वो लोकदल से चुनाव लड़ते हैं। फिर बसपा बहुजन समाज पार्टी में जाकर के वो विधायक बनते हैं। और विधायक बनने के बाद 2012 में बहन जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन बहन जी को धोखा दे करके सुरेंद्र राकेश जी ने कांग्रेस की सरकार बनवाई। उसके बाद सुबोध राकेश जी को प्रदेश महामंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का महामंत्री बनने के बाद उनको कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया कांग्रेस सरकार ने। और फिर जब विधानसभा का चुनाव आए तो वो कांग्रेस को धोखा देकर के बीजेपी से चुनाव लड़े। उसके बाद फिर उनकी माता जी को, सैती देवी जी को, बीजेपी ने चेयरमैन बनाया। चेयरमैन बनने के बाद फिर विधानसभा का चुनाव आया, वो फिर बीजेपी को धोखा देकर के बसपा से चुनाव लड़े। ममता राकेश वहाँ से विधायक बनी कांग्रेस से लगातार दूसरी बार। फिर उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो जब नगर पंचायत का चुनाव आता है, क्योंकि वो पूरा परिवार वहीं का रहने वाला है, भगवानपुर का, सारी वोट उनकी जनजात वहीं से है। वो बहुत यानी कि सैकड़ों सालों से वो वहीं उसी भगवानपुर में रह रहे हैं। फिर जब अभी पिछला चुनाव जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आया तो ममता राकेश की लड़की की वोट सिकंदरपुर में, लड़के की वोट सिकंदरपुर में, सुबोध जी की बहन की वोट तेजपुर में, कोई कहीं तो गांवों में उनकी वोट हो जाती है, ताकि कोई अनुसूचित जाति समाज का, क्योंकि वो रिजर्व हो गई थी ब्लॉक प्रमुखी के लिए, कोई चुनाव ना लड़ ले। और जब बीडीसी का चुनाव संपन्न हुए, क्षेत्र पंचायत के चुनाव संपन्न हुए, तो उसके बाद प्रमुखी के चुनाव में सुबोध राकेश भी आना चाह रहे थे, ममता राकेश जी भी आना चाह रही थी उसमें बीजेपी में। ममता राकेश जी, देखिए कमाल की बात, कांग्रेस की विधायक, उसके बेटे नाबालिग, बच्ची नाबालिग, बेटा नाबालिग। बेटा तो एक देखिए कितनी मतलब क्षेत्रीय विधायक, और सिरचंदी से उनका बेटा चुनाव लड़ा क्षेत्र पंचायत का, और एक कमेरी माँ की कोख से पैदा हुआ एक मजदूर का बेटा जो टायर पंचर का काम करता था सिरचंदी के अंदर, उसने उसको हराया, उनके बेटे को हराया। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया, प्रमुख नहीं बनाया, तो फिर वापस वो कांग्रेस में चली गई। यानी कि ये जो परिवार है ये किसी का सगा नहीं। सारी पार्टियों को, कांग्रेस को 2-3 बार धोखा, बीजेपी को 2 बार धोखा, समाजवादी पार्टी को 2 बार धोखा, लोकदल को 1 बार धोखा, बसपा को 3 बार धोखा इस परिवार ने दिया है। ये स्वार्थी परिवार है और इनकी आदत बन गई है। और जब इन्होंने देखा कि कर्णवाल की बेटी, क्योंकि ममता राकेश जी उससे पहले जो अपनी निधि थी वो कॉलोनियों में प्रॉपर्टी डीलरों के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, सब कुछ सब जग जाहिर है, उनके साथ मिल करके कॉलोनियाँ काट करके उनमें सड़क बनवाने का काम कर रही थी। और उसके बाद जब मैं चौकीदार के रूम में, मेरी भतीजी वहाँ से ब्लॉक प्रमुख बनी, मैं वहाँ गया तो 5 करोड़ रुपए निधि के मिलते हैं। और 5 करोड़ रुपए निधि के फिर वो गांव में लगने शुरू हुए हैं। अभी फीता रख लिया है कार में। ये मुझे सरे जाता है जब मैं चौकीदार बन के भगवानपुर में गया। तो ये जो परिवार है, ये परिवार किसी हद तक भी जा सकता है, क्योंकि ये इनके संस्कार है। भाभी माँ के समान होती है, देवर बेटे के समान होता है। दोनों में कितना झगड़ा है। ममता राकेश की सास ममता जी को क्या क्या कहती है, ये पूरे भगवानपुर को, पूरी जनता को पता है किस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करती थी। ये देवर और भाभी का कितना क्या क्या हुआ है इस परिवार में, ये सबको पता है।
क्योंकि ये आदतन इनका ये आदत बन गई, इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब तो हम क्या करें। कर्णवाल जी का, इनके पैरों के नीचे की जो राजनीति भूमि है वो खत्म हो गई है। क्योंकि मैं वहां पर जाकर के भगवानपुर की जनता को जाकर के, जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ सुरेंद्र राकेश जी के जमाने में, परिवहन मंत्री थे, आज सैकड़ों बसें उनकी चल रही है परिवहन विभाग में, कहां से आई? अभी आप यकीन नहीं करेंगे, 7 वोल्वो बसें, जो लगभग 2 करोड़ की एक बस आती होगी, 2-2.5 करोड़ की, ये ममता राकेश जी के लड़के से के नाम से वहां पे जो है अभी चली है, अभी नई बस खरीदी है। और कैरेक्टर, क्योंकि इनके फैक्ट्री के लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमा कायम कर रखा था, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र मां ने दे दिया। चरित्र प्रमाण पत्र तो होता है जिसको कलेक्टर देता है, लेकिन तो तत्कालीन अधिकारी जो थे जैन साहब, वो इस परिवार से उस समय से जुड़े हुए थे, सुरेंद्र राकेश जी के ज़माने से, वो चीज़ हो गई है। तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परिवहन मंत्री रहते हुए परिवहन में, और क्योंकि समाज कल्याण मंत्री रहते हुए 500 करोड़ का घोटाला, देवभूमि शर्मसार हुई, देवभूमि, और उसका दंश आज बच्चे झेल रहे हैं। कभी मानसी जी, देखिए मानसी जी कभी छात्रवृत्ति पे स्कूल का चपरासी भी 10 रुपये फीस लेने से हिचकता था कि ये गरीब बच्चों का वजीफा है, ये गरीब बच्चों का वजीफा है, ये छात्रवृत्ति है, नहीं 10 रुपये भी नहीं लेता था। 500 करोड़ रुपए का घोटाला। छात्रवृत्ति के अपराधी तो जेल के अंदर है, जेल के अंदर गए अधिकारी, जेल के अंदर गए, स्कूल के संस्थापक जेल गए, बड़े बड़े, चाहे वो बीजेपी के थे चाहे कांग्रेस के, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार अंदर गए। लेकिन आज जिनकी वजह से घोटाला हुआ वो आज हमारे बीच नहीं है। उसी का तो ये सब जो इतनी संपत्ति है, ये कहा ना, आज बयानों में कहा ममता जी ने, वो कह रहे हैं कि वो अपने पद से त्याग दे देंगे अगर आप संपत्ति का प्रमाण दिखा दें। बिल्कुल दिखाऊंगा, आपने दिखाऊंगा, कब दिखाओगे? दिखाऊंगा। मुझे तो अभी तो आपने बुलाया, मुझे प्रमाण पत्र ले, आप मुझे कल बुला लो, इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं, मैं कल को प्रमाण पत्र के साथ आ जाऊंगा। हम कल प्रमाण पत्र देखेंगे। हाँ, देखिए ITR एक प्रमाण पत्र होता है। ममता जी 15 साल का, 20 साल का, इस परिवार का ITR तो चला होगा, ठीक है ना। ममता जी के रामपुर तिराहे पर मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से मैं पत्र दूंगा, क्योंकि सुरेंद्र राकेश जी, ये इनके परिवार, इनके रिश्तेदार, इनके यार दोस्त, इनके प्रॉपर्टी डीलर, जहां जहां पैसा लगा हुआ है पूरी भगवानपुर की जनता जानती है। भगवानपुर की खानपुर में जमीन कब्जा ली, और किसी की जमीन चकबंदी में, किसी की नहर में भी फिकवा दी, अपनी शहर के अंदर कर ली, नगर पंचायत के गांव के अंदर कर ली। तो ये सारा सब कुछ प्रमाण है, और प्रमाण के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ एक जिम्मेदार व्यक्ति के। आज ममता राकेश जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया कि अनपढ़ है, वो तो कहती है अपने हर बयान में कहती है, एक बार पहले भी बोला था। तो मैंने, मानसी जी, जब मैंने भगवानपुर की मैं याचिकाएं लगा रहा था, भगवानपुर की समस्या विधानसभा में उठा रहा था, तो ममता राकेश जी ने आपत्ति दर्ज की कि क्यों उठा रहे हैं आप मेरी विधानसभा की समस्या। क्यों उठाई आपने उनकी विधानसभा की समस्या? क्यों नहीं, विधायक पूरे प्रदेश का होता है। मैं 5 साल मैंने किसानों की बात, मैंने मजदूरों की बात, प्रत्येक विधानसभा की बात मैंने की, और जब पूरी विधानसभा के माननीय सदस्यगण एक हो गए तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कानून बनाना पड़ा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मुझे बहुत समय तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी ने दिया, बहुत मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भगवानपुर की एक एक समस्या मैंने उठाई है, और वो मैंने बोर्ड लगवाए हर गांव में, वो मैंने जवाब दिया था ममता जी को, वो मैंने जवाब दिया था पढ़े लिखे होने का नाता। ठीक है, आपकी दुश्मनी क्या है, क्यों आप इतनी चीजें उजागर करते हैं? बस मैं वो दुश्मनी की जड़ जानना चाहती हूँ कि क्या है, क्यों राकेश परिवार के और आपके बीच में इतने विवाद है? दुश्मनी क्या है? मेरी उनकी कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई सामाजिक दुश्मनी, लेकिन मैंने जो 2 लाइन पहले कही थी कि ये परिवार, इस परिवार ने कभी भी देखा, इस परिवार ने कि ये वैसे तो क्योंकि हमारी सारी चीज़ें ये ओपन कर रहा है, हम जो
जमीन लेते थे प्रॉपर्टी डीलरों के साथ, उसमें सड़क बनवाती थी, 10 लाख रुपए बिघा ली। फिर मैंने 50 लाख रुपए ममता जी ने वहाँ पे उसमें रोडें बनवा दी विधायक निधि से। फिर 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए बिघा वो उसको बेच दी 143 करा करके। वो सारी चीज़ें यानी कि इनलीगल काम चल रहे थे, तो वो परेशानी थी। तो इसलिए फिर इन्होंने हमारी भतीजी को बहका करके ये काम कराया है। तो दुश्मना की मेरी कुछ नहीं है, लेकिन किसी के परिवार को तोड़ना, ये खुद तो हो सकता है इनका परिवार, जैसे देवर भाभी, अब आज की तारीख में तो वो भी चीज़ें खैर खुल गई है कि ये केवल कोई दूसरा व्यक्तित्व, कोई दूसरा अनुसूचित समाज का व्यक्ति भगवानपुर की राजनीति में ना आ जाए, इसलिए इनके शटर 2 थे, लेकिन पीछे दुकान एक थी। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए शटर अलग अलग थे। देशराज जी, भगवानपुर की जनता समझ नहीं पाई है, आपको टिकट ना देकर वीरेंद्र यादव जी को टिकट दिया गया, आपका टिकट काट लिया गया। बस यही गलती है, ये मेरा दुर्भाग्य था और ममता जी का सौभाग्य था। हाँ। मेरी पार्टी मुझे भगवानपुर से चुनाव लड़ा रही थी, बस मैंने मना कर दिया। और नहीं तो आज ममता जी, क्योंकि मैंने देखा है वहां जाकर के इस परिवार के खिलाफ बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है। आप खुद अगर सर्वे करेंगी, आज मैं वहां पे सिकंदरपुर में था। सिकंदरपुर में देखिए, सिकंदरपुर के लोगों, वहां पे जो मैंने याचिका लगाई थी, एक अंबेडकर पार्क की मैंने घोषणा करवाई थी वहां पर, ठीक है ना, मेरी याचिका है मेरे पास, उसका प्रमाण है। और उसके बाद जब मैं कल दूसरे तरफ जो अनुसूचित समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे ना तो बिल्कुल तालाब जैसा वो एरिया था, और वहीं पर रविदास मंदिर वहीं पर, और वहाँ पर अब तक इंटरलॉकिंग टाइल्स भी नहीं लगवा पाई। मेरे जाने के बाद आज शायद इनको होश आएगी, और वो जो फित्ता है जो इनकी गाड़ी में जब से मैं वहाँ गया हूँ डाल रखा है इन्होंने, क्योंकि 5 करोड़ रुपए विधायक निधि के मिलते हैं, तो अब लगाएगी। हमने वहाँ पे रोड, जो लड़की वहाँ पे उसने उद्घाटन किया, उस काम की शुरुआत की, क्योंकि ये सब जगह काम, इनको सरकार को हमारे कहा इन्होंने बैठक में, क्षेत्र पंचायत की बैठक में, कि सरकार काम रुकवा रही है। इन्होंने 1,51,65,00,000 के काम जो है, 1,51,65,00,000 के काम इन्होंने, जो 25 काम थे वो रोक दिए थे। उस बिटिया से, हमारी बिटिया को भी उन्होंने जो है मिसगाइड करके ठेकेदारों को जो है काम करने से मना कर दिया था। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ हर 25 के 25 कामों पे, 5-6 काम और रह गए, मैं कल जाऊँगा और सबको शुरू करा करके, क्योंकि क्षेत्र पंचायत सदस्य शुरू कर रहे हैं, मैं वहां पे खड़ा हूं। अगर ममता जी या कोई भी उसमें अड़चन बनेगा तो मैं जाकर के उसको सोल्व कराऊंगा। अच्छा, लेकिन जब आपके भतीजे आपके ऊपर आरोप लगा दे, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, क्या आप चीजें होती हैं। देखिए जब कोई किसी की अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, जब किसी की बेटी नाराज होकर घर से जाती है तो बहुत से आरोप लगाती है, ऐसे आरोप लगाती है, मैं अपने मुख से नहीं कह सकता, आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी, इनकी वैचारिक भ्रांतियों में आने के बाद भी उस हमारी भतीजी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जो मुझे ऐसा लगता है कि कोई शर्मनाक आरोप या कोई ऐसा आरोप कि ठीक है मेरे बारे में उसने जो बुरा किया कहा, मैं उसको इसलिए, क्योंकि सच्चाई तो इसलिए नहीं है कि ये परिवार, देवर भाभी विधायक के लिए एक दूसरे पे इस तरह से लड़ते हैं। ये इस तरह से लड़ा, चाहे वो भले ही बाहर का था, भतीजी को बनाया, अपनी भतीजी को। ये मेरे संस्कार हैं कि मैंने अपनी बेटी को नहीं, मेरी पत्नी कह भी रही थी कि अपनी बेटी को लड़ाओ, मैंने कहा ये मेरी भतीजी, ये पढ़ने में कमजोर है, क्योंकि जब ये रुड़की डिग्री कॉलेज में पढ़ रही थी तो वहाँ पे ये जाति भी कम थी और पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर थी। तो मैंने कहा कि इसकी जब ये ब्लॉक प्रमुख बनेगी तो ये कम से कम 5 साल लोगों की सेवा करेगी, इसकी हैसियत बढ़ेगी। तो फिर आपने ब्लॉक प्रमुख कैसे, क्या हुआ फिर उन्हें? देखिए, कहने को तो आप भी अब इसमें सवाल बहुत निकल आएंगे, लेकिन कि इसकी शादी अच्छी जगह हो जाए, इसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। एक समाजवादी पार्टी से विधायक थे उत्तर प्रदेश में, उनसे इनकी रिश्ते की बात भी चलती थी। वो कहती थी ना कि रिश्ता तोड़वा दिया, वो कह रही, आरोप लगा रही है ना, वो परिवार जिसको मैंने जाके कहा कि रिश्ता ना करे,
ये सब झूठ, जब उनकी मन गढ़ंत बातें वो लड़की बोलती है। अच्छा ठीक है देशराज जी, जब सारी बातें इतनी उजागर हैं तो उसके बाद भी कंटिन्यू ममता राकेश अपने पद पर हैं, जनता को क्यों नहीं समझ आ रहा? इसका थोड़ा कम शब्दों में आप मुझे जवाब दें। मैं बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये नूरा कुश्ती थी देवर भाभी की। इस नूरा कुश्ती में कोई भी व्यक्ति जब वहां जाता था तो वो समझ नहीं पाता था, क्योंकि इनकी नूरा कुश्ती को देख करके कुछ लोग इधर चले जाते थे, कुछ लोग इधर चले जाते। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे मजबूत इसलिए नहीं हो पाई। सुबोध राकेश जी एक बार आए, फिर चले गए, फिर अब आ गए। तो यानी कि सभी पार्टियों को की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। और मुझे लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी भी ममता राकेश जी को शायद टिकट नहीं देगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि विधायक रहते हुए उसने अपने बच्चे को, दोनों बच्चों को बीजेपी में भेजा, और उसके बावजूद भी अगर टिकट देगी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल तो खिलेगा ही भगवानपुर में। आपने कहा कि छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, देवभूमि शर्मसार हुई। देवभूमि उस वक्त भी शर्मसार हुई थी जब अंकिता हत्याकांड हमारे उत्तराखंड में हुआ, देवभूमि जिसे कहा जाता है। उसके बाद भी रुड़की में एक निधि हत्याकांड हुआ था, आपको मालूम होगा, एक में उम्र कैद और एक को फांसी मिल चुकी है। लेकिन अंकिता हत्याकांड में ऐसा क्या है, ऐसा वो कौन वीआईपी है जिसका नाम आपकी पार्टी छिपा रही है? सिर्फ उम्र कैद देने से क्या होगा? देखिए, जितनी कड़ी कार्रवाई जो आपने जितनी भी ये घटनाएं बताई, सब में कड़ी कार्रवाई हुई, उम्र कैद हुई, और जितना हो सकता था एक नियमानुसार कानून सम्मत संवैधानिक रूप से वो किया। और यदि जांच ठीक तरह से ना होती तो क्या उम्र कैद होती? ये न्याय, फांसी चाहिए थी सर। जो गलत देखिए ये न्यायालय का, सही है उसके देखिए न्यायालय का विषय है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं सकती। अच्छा, सरकार का काम, पार्टी वीआईपी का नाम छिपा रही है। देखिए कौन वीआईपी है वो? कोई वीआईपी नहीं है, ये सब वैचारिक भ्रांति है। रिजोर्ट गिरा दिया गया, मैं ये बता रहा हूँ ना। हाँ। मतलब अगर बुलडोजर चला है, रिसोर्ट गिराया है, सर सबूत मिटाए गए? सबूत नहीं मिटाए गए, गुस्सा था सरकार को, बिना जांच के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बिना जांच के? मैं ये कह रहा हूँ कि गुस्सा था, लोगों का गुस्सा था, उसको शांत करना था। ये सबूत वाली, अगर सबूत ना होते तो उम्र कैद कैसे होती? और उस बिटिया के प्रति सरकार की, उत्तराखंड के हर बच्चे की संवेदनाएं हैं और रहेंगी। फांसी होनी चाहिए थी, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन न्यायालय का विषय है। अब दिल से चाहते हैं को दिल से लीडर होने के नाते की फांसी होनी चाहिए? बिल्कुल फांसी होनी चाहिए थी, मैं डिमांड करता हूं, लेकिन विषय न्यायालय का है। अगर उन्होंने उम्र कैद दी तो उम्र कैद हुई, उन्होंने वो फांसी देते तो फांसी होती। और ये जो रुड़की का जो झबरेड़ा विधानसभा का जो कांड हुआ था, उसमें भी उम्र कैद हुई। देखिए, एक को फांसी, एक को उम्र कैद हुई सर। एक को फांसी हुई, हाँ उसमें फांसी हुई। देखिए आप खुद कह रही हैं उसमें फांसी हुई, एक को फांसी, एक को उम्र कैद हुई। तो ये भी तो कहते हैं ना कि बीजेपी सत्ता में होने की वजह से वीआईपी का नाम छिपा लेगा और उम्र कैद में बात टाल दी गई। ये तो देखिए, मैं अच्छा, सच में बीजेपी पाप नहीं धोती है लोगों के, आपको लगता है सर? कहते हैं ना लोग बीजेपी में आ जाते हैं पाप धुल जाता है। देखिए बीजेपी में जो, चाहे बीजेपी का हो और चाहे बिना बीजेपी का हो, अगर कोई भी गलत काम करेगा वो बचेगा नहीं। चाहे उसमें बीजेपी का हो और चाहे उसमें कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी संगठन का हो, गलत काम करने वाला जीरो टॉलरेंस है। धामी जी का जीरो टॉलरेंस है, मोदी जी का पूरे देश के अंदर, योगी जी का पूरे देश के अंदर, जहां जहां प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, जहां जहां हमारे देश में भाजपा की सरकार है, आज भारत मां परम वैभव की ओर जा रही है। 11 साल बेमिसाल, कांग्रेस के 65 साल बनाम 11 साल, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जब भारत की सेना का शीश काट करके लोग ले जाते थे वहां की सेना, और आज हम उनके घर में घुस करके उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उनके एयरबेस हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। 65 साल बनाम 11 साल, बनाम 11 साल आपने कहा। युवा कहाँ खड़ा है, महंगाई कहाँ खड़ी है, और तमाम तरह की चीजें कहाँ खड़ी है,
ये तो फिर वही बात है, आपने देशराज जी कहा कि बात बहुत लंबी हो जाएगी, नकल पेपर लीक हो जा रहे हैं। वही तो ये मैं था कह रहा कांग्रेस हूं। में। देखिए यही मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया। पहला राज्य है उत्तराखंड, नकल पर जो चोट मारी है, नकल पर कानून बनाया और देश का पहला राज्य बना। ये धामी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देशराज जी, नकल विरोधी कानून इसलिए आया कि पेपर लीक हुआ। ऐसे धामी जी ने कानून बनाए कि पूरे देश में हमारा नाम हो रहा है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना देखिए, समान नागरिक संहिता ला करके बेटियों को बराबर का अधिकार, संपत्ति में भी अधिकार, लगातार बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, बेटियों को बराबर का अधिकार देकर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया। मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश में एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। आपने कहा कि एक कानून होना चाहिए, सब लोग समान होने चाहिए। आपके बोर्ड पर हम चमार लिखा देख लेते हैं, क्यों लिखते हैं आप चमार? देखिए, असल में लोगों को एक वैचारिक भ्रांति है। ये शब्द कैसे आया? जब मैं विधानसभा का सदस्य था तो मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि क्योंकि हम देवभूमि में रह रहे हैं, इस देश के अंदर जब हम सामाजिक समरसता चाहते हैं तो हमें एक छोटी जाति, एक बड़ी जाति, आप शर्मा लिखती हैं, अग्रवाल जी नेता विधानसभा अध्यक्ष थे, वो अग्रवाल लिख रहे थे, नेता सदन उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, वो रावत लिख रहे थे। तो यानी कि ये जाति या गोत्र अपने नाम के आगे से हटे। अगर हम सामाजिक समरसता चाहते हैं और हमारी विधानसभा में ये कानून पास हो कि अपने नाम के आगे से अपना सरनेम हटाएं, क्योंकि मैं छोटी जाति का हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं शर्म महसूस करता हूं। क्यों मानते हैं आप छोटी जाति के हैं? मैं बता रहा हूं ना, बाबा साहब तो सबको एक समान मानते थे। मैं वहीं आ रहा हूं। आप अब मेरा इसका पूरा विजन सुन लीजिए, नहीं तो फिर दर्शकों को ऐसा लगेगा कि वो बीच में वो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने ये प्रस्ताव रखा कि हम सामाजिक समरसता के द्योतक हैं, इसलिए सब ये जो एक कानून बने विधानसभा में कि अपने नाम के आगे से त्रिवेंद्र जी आप भी हटाइए, रावत तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल जी आप भी हटाइए। तो एक धामी जी थे, धारचूला के विधायक, कांग्रेस के आज भी हैं, उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर हूं, हम क्यों हटाएंगे बे, ऐसे बोलते थे वो विधानसभा में। मैंने कहा फिर मैं भी चमार हूं, मेरा भी गौरवशाली इतिहास है, धामी जी मेरा भी गौरवशाली इतिहास है। तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से कहा मेरे नाम के आगे लगाइए आप, ताकि एक छोटी जाति और एक बड़ी जाति, आप शर्मा जी लिखते हो तो आप गर्व से कहती हो, मैं चमार नहीं लिखता। जब ये शब्द चलन में आ जाएगा, ये चमारी खेड़ा गांव है यहीं पास में, आपने देखा है ना, वहां का रहने वाला पंडित भी कहता है मैं चमारी खेड़े का हूं, वहां पर रहने वाला मुसलमान भी कहता है मैं चमारी खेड़े का हूं, वहां का रहने वाला हर व्यक्ति कहता है कि मैं चमारी खेड़े का हूं, क्योंकि वो शब्द चलन में आ गया। ये शब्द चलन में आ जाएगा तो सामाजिक समरसता आएगी, इससे जातिवाद बढ़ नहीं रहा। क्योंकि मुझे भी ये, क्योंकि एक शर्म, एक डर था। मेरे गुरु रविदास जी ने कहा, कह रविदास खलास चमारा, सो हम शहरी सो मीत हमारा। संतों के शिरोमणि हुए, उन्होंने कभी अपनी जाति नहीं छुपाई, जूती गांठने का काम करते थे, छोटा काम करते थे। गंगा जी को अपनी कुंडली में प्रकट कर लिया था, गंगा के भक्त थे। ऐसे गुरु जी ने कहा, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमार। 700 करोड़ लोग इस संसार के सब चमार हैं, जैसे चमड़ी में से मांस जैसे रक्त, सब चमार है। मैं भी चमार, आप भी चमार, पूरा जगत चमार। कंट्रोवर्सी हो सकती है? नहीं हो सकती, मेरे गुरु ने कहा। ये जैसे आप कह रहे हैं कि हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, वैसे ठाकुर भी निकल के आएंगे, शर्मा भी निकल के आएंगे, सब निकल के आएंगे। मैंने ये कहा, देखिए ये मेरा इंडिविजुअल है। मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर कोई भी अपने नाम के आगे गोत्र, कोई भी अपने नाम के आगे जाति का उल्लेख ना करे। सबसे पहले मैं खत्म करूंगा, मेरा ये संवैधानिक नाम है चमार। ठीक है। 2027 में वीरेंद्र जाति जी वर्सेस देशराज कर्णवाल जी, कैसे देखते हैं इस बार, क्या उम्मीद है भाजपा टिकट? वीरेंद्र जाति जी छोटे भाई हैं। देखिए वो असल में क्या है, वो हमारे काम को अपना गिना रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जितने मेरे काम थे, देखिए मैं बताता रहा हूँ, 5 करोड़ उन्हें मिल रहे हैं। देखिए वीरेंद्र जाति जी आज विधायक है, उन्हें 5 करोड़ मिल रहे हैं। जब मैं विधायक था तो मुझे 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ रुपए बाद में मिलने शुरू हुए थे। क्यों? वो निधि के। अच्छा। तो 25 करोड़ रुपए का विकास कार्य उनका है, और वो जो राज्य योजना से काम हो रहे हैं वो मैं करा रहा हूँ। मैं लोगों को प्रमाण दूंगा,
ये जो स्टेशन पर हम यहाँ बैठे हैं, स्टेशन से ये कब की घोषणा है, आप बोर्ड जाके देख लीजिए। जाति जी ने ढोल बजवा दिए। सारी घोषणाएं मेरी हैं, मैं काम करा रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, छोटे भाई हैं मेरे जाति जी, माननीय विधायक जी, जिस गांव में वो मेरे से ज्यादा काम करा देंगे प्रत्येक गांव में, तो वहां के लोग फिर सोच सकते हैं जाति जी के बारे में। ये टेक्निक है क्या आपकी टिकट लेने की? टिकट तो मेरी अच्छा, टिकट चाहिए 2027? नहीं, टिकट तो देखिए 70 देर से बताइए सर। देखिए मुझे मेरी पार्टी ने, आपने कहा ना मेरा टिकट नहीं कटा। हाँ। आप यकीन करें, मुझे भगवानपुर से लड़ना था। मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं नहीं लड़ा, नहीं तो आज विधायक ममता ना होती। अच्छा। भगवानपुर से विधायक देशराज कर्णवाल होता। डंके की चोट पे? डंके की चोट पे। मेरी पत्नी गई थी 2000 में सुरेंद्र राकेश जी से शर्त मिला करके, जमानत जब्त कराई थी 2000 में ममता जी की, वही जमानत जब्त कराई थी। केवल 750 वोट मिले थे। ये सुना हमने देख रखा। अगर इस बार आपकी पार्टी कहाँ से लड़ना चाहते हैं? अच्छा, इस बार बिल्कुल दिल से ईमानदारी से बताइए। मेरी पार्टी मुझे जो कहेगी, चुनाव लड़ने को कहेगी, चुनाव लड़ूंगा। मुझे लड़ाने के लिए कहेंगे, लड़ूंगा। अच्छा, आप दिल से चाहते हैं क्या देशराज जी आपको टिकट मिले? ना, बिल्कुल नहीं। मेरी पार्टी को अच्छा लगेगा मुझे लड़ाएगी, खाइए भगवान जी की कसम। अच्छा नहीं लगेगा जी, खाइए भगवान जी की कसम। भगवान जी की कसम। मैं टिकट नहीं चाहता, मैं अपनी पत्नी के लिए तो चाहता हूँ। ये नहीं, मैं घर में आएगा। टिकट तो घर में आएगा। मेरी पत्नी नेता है, ममता राकेश को हराया। मेरी पत्नी नेता है, हरिदास जी को हराया, जो 3 बार के विधायक हैं। मेरी पत्नी नेता है, ममता राकेश जी को 3 बार की विधायक को हरा रखा है। मेरी पत्नी नेता है, बड़े बड़े नेताओं को हराया उन्होंने। ठीक है, पत्नी को आगे करेंगे, पत्नी के लिए चाहते हैं। पत्नी को आगे इसलिए कर रहा हूं कि मैं अम्बेडकरवादी हूं और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैंने अपनी भतीजी को ब्लॉक प्रमुख बनाया, मेरी पार्टी ने बनाया। मेरी पार्टी ही बैकफुट पे काम करेंगे, बैकफुट पे काम। हाँ, मैं कर रहा हूँ, बैकफुट पे ही कर रहा हूँ। मेरी पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी दे रही है उपाध्यक्ष के नाते, मैं पूरे प्रदेश में, अभी मुझे राज्य मंत्री का दर्जा कैसा लग रहा बनके पूरे प्रदेश में घूम लिया। गैर सैन से शुरू किया मैंने अपनी यात्रा, अपनी समीक्षा बैठक। जितने भी स्कूल हैं, जितने भी संस्थाएं हैं समाज कल्याण की, सबका निरीक्षण कर चुका हूं। ऐसा, और दूसरी बात मैं वो भूल गया आपको कहने, ये अम्बेडकरवादी नहीं है ये परिवार। जब सुरेंद्र राकेश जी मिनिस्टर थे तो एक बहन की नौकरी तो उन्होंने लगवाई है CMD कॉलेज, इंटर कॉलेज में अवैध तरीके से। उसकी शादी वहां हो रखी है सहारनपुर, नहीं लग सकती थी यहाँ नौकरी, क्योंकि यहाँ की वो सिटीजनशिप उसकी खत्म होगी, यहाँ की वो सहारनपुर की होगी। वो गलत काम किया। समाज कल्याण विभाग में ममता है एक उनकी बहन, वहाँ पे उसका सुदेश है नाम, जो वहाँ पे ली, जो आज BDC मेंबर भी है, उसकी नौकरी गलत तरीके से लगवाई। ममता जी की नौकरी गलत तरीके से टीचर में लगवाई थी। और सुरेंद्र राकेश जी मिनिस्टर थे तो कलीराम जी के नाम पे एक गेट बनवाया, कलीराम जी के नाम पर एक डिग्री कॉलेज का नाम रखवाया, और कलीराम जी की मूर्ति मंदिर पे, रविदास मंदिर पे कब्जा करके गुरु रविदास जी से भी बड़ी मूर्ति उनकी लगवा दी। जो उसमें, जैसे मुझे कहा, मैं ये ऑथेंटिक नहीं हूँ, जैसे मुझे लोगों ने बताया कि WT में वो पकड़े गए थे, बर्खास्त हुए थे, और कोई पीट पाट का भी कोई मामला था। सुरेंद्र राकेश जी के नाम से, जब सुरेंद्र राकेश जी इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद सुरेंद्र राकेश जी के, ममता राकेश जी ने समाज कल्याण का स्कूल सुरेंद्र राकेश जी के नाम से बनवा, जो इतना बड़ा घोटाला तो होता रहता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर, ये अम्बेडकरवादी नहीं है, गुरु रविदास जी को मानने वाले नहीं है, ये हमारे समाज से नफरत करते हैं, अनुसूचित जाति समाज से नफरत करते हैं। अब वहां पर जो है वो लोग समझ चुके हैं। अब इनको 2027 में इनको आईना ममता जी को दिखाई। बीजेपी प्यार करते हैं सबसे, सभी जातियों से बीजेपी प्यार करती है। बीजेपी प्यार करती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार हो रहा है। फिर भी दलितों की राजनीति मायावती जी करती है, समाजवादी पार्टी करती है, कांग्रेस करती है। रुड़की में जब मोदी जी आए थे तो मेरे दिल से ये नारा निकला था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। वो गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ, वो नौकरानी का बेटा, चाय बेचने वाला, इस देश का प्रधानमंत्री बना, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना आज साकार हो रहा है। गुरु रविदास जी का, बीजेपी से डरते, देशा जी बात गुरु रविदास जी का, बस एक सेकंड, गुरु रविदास जी का, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसन्न।
80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम, सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाने का काम गुरु रविदास जी का, पंच तीर्थ स्थान बनाने का काम बाबा साहब का, स्कूल खोलने चाहिए थे, हॉस्पिटल खोलने चाहिए थे, 10 करोड़ लोगों को रोजगार, कितने एम्स खुल गए, मंदिर खोलने से क्या होगा, कितने एम्स खुल गए, कितने रोजगार मिल गए, खोलने से क्या होगा, मिले, कितने उद्योग आ रहे हैं। उत्तराखंड में देख लीजिए, आपके पास कोई नंबर है रोजगार कितनों को मिला? हाँ, क्या नंबर है बताइए। उत्तराखंड के अंदर लगभग 28,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं धामी जी। अच्छा, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के दी है क्या? मुख्य सदन में सबको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इस बार मैं आपको भी बुलाऊंगा, इस बार मैं आपको एम्स की शुरुआत किसने की? किसने की? किसने की? मोदी जी बना रहे हैं सारी जगह। अच्छा, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। कांग्रेस के समय से चलते आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के समय में जो भी योजनाएं थी वो निर्जीव थी। अच्छा, उनको सजीव करने का काम मोदी जी ने किया, क्योंकि वहां पर जो उनका राज था, जो देखिए राजीव गांधी जी ने कहा एक सच्ची बात, मैं उनको नमन करता हूं राजीव गांधी जी को, कि 1 रुपया चलता है और जब वो गरीब के खाते में जाता है तो 15 पैसे रह जाता है। मोदी जी की किसान सम्मान निधि मान लीजिए, समाज कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, सब 1 रुपया चलता है और 1 ही रुपया गरीब के खाते में जाता है। यह है जीरो टॉलरेंस। धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? चुनाव आते ही आपको हिंदू एक हो जाओ याद आने लगता है, बटोगे तो कटोगे याद आने लगता है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा आपको लगता है, ऐसा जनता को छबरेड़ा विधानसभा में मुस्लिम वोट मुझे मिलते हैं या नहीं, इसलिए जीता। वहां पे मुस्लिम वोट इतने हैं, अगर बीजेपी के प्रत्याशी को मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे तो नहीं जीतेगा। मुझे मिलते हैं, जिला पंचायत के हर चुनाव में मुझे मुस्लिम वोट मिलते हैं, मुझे एससी वोट मिलते हैं, इसलिए मैं जीतता हूं, इसलिए हम जीतते हैं। हम चुनाव हारे नहीं है, हम चुनाव लड़े नहीं है, इसलिए आज विधायक जाति जी लड़ा। अगर पार्टी कहीं से भी हमें मौका देगी तो जीत के आएंगे। और इस बार जो 11 विधानसभा में है हरिद्वार के अंदर, 11 की 11 जीतेंगे, आप लिख लीजिए। अच्छा, आज मेरा टाइम और ये 2027 मोदी जी का जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जितने बार चुनाव लड़े, तीसरी बारी था, सीट उतनी बार कम हो गई, क्या होगा 2029 में? वैचारिक भ्रांति। सीट इस बार देश राजकारण में वैचारिक भ्रांति। संविधान बदलेंगे, आरक्षण समाप्त करेंगे। अरे आपके चैनल के माध्यम से क्या दोष दूं मैं उनको? गरीब जनता को वैचारिक भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। दुष्टों, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो संविधान दिवस मना रहा हो, जो प्रधानमंत्री देश का, जिसने संविधान दिवस मनाना शुरू करा हो, क्या वो संविधान बदलेगा? वो संविधान बदलेगा? आरक्षण जिसने आरक्षण को मजबूत किया हो, SC/ST एक्ट को मजबूत किया हो, वो ऐसे काम करेगा? जो बाबा साहब, हम 4 धाम के निवासी हैं, जो बाबा साहब के नाम पर 5 तीर्थ स्थान बनाएगा, तो बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना आज मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर उनके बनाए हुए। मोदी जी और योगी जी के नाम पर ही क्यों मांगते हैं? और मुद्दे नहीं है आपके पास विकास कराने का? कुछ और काम नहीं है? दूसरी पार्टी किसके नाम पे मांगती है? वो तो परिवारवाद वाली पार्टी है। या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? कहाँ है? ऐसा आपको लगता है? एक नौकरानी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री, एक गरीब घर की बेटी इस देश की राष्ट्रपति, उससे पहले एक गरीब घर का जिसके कच्चे मकान है आज भी, गोविंद जी के राष्ट्रपति योगी हैं। कोई परिवार नहीं है, अभी कोई परिवार नहीं है। शुरू हो गया, आपने कहा मैं अपने टिकट नहीं मांगूंगा, अपनी धर्मपत्नी का। मैंने ये नहीं कहा अपनी पत्नी को। मेरी पत्नी लीडर है, बीजेपी में काम किया था, तो सरकारी नौकरी में। परिवारवाद शुरू नहीं होता यहाँ से? परिवारवाद कहाँ है? आप मेरी पत्नी को लड़ाएंगे? मेरी पत्नी के मुकाबले नेता अगर बीजेपी में होगा तो उसको टिकट, उसकी सिफारिश करूंगा। आप ये कहते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है? मैं कह रहा हूं मेरी पत्नी के लिए अगर कोई मेरी पत्नी से बड़ा लीडर आएगा तो मैं उसके लिए उसकी सिफारिश करूंगा। आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, लेके आओ। बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाने वाली है, झांसी की रानी है मेरी पत्नी। ठीक है, कुछ और पत्नी को बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये बाबा साहब अम्बेडकर की महिलाओं को आगे बढ़ाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कांग्रेस के राज में बेटियों को कोक में ही मार दिया जाता था। बीजेपी के लिए परसेप्शन ये है, मैं आपसे आखिरी सवाल बस पूछ रही हूँ, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा।
मंदिर दिखाएंगे, मस्जिद दिखाएंगे, रोजगार नहीं देंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, युवा गलत दिशा भटक रहा है ये नहीं देखेंगे, बस जैसे चुनाव आएंगे हिंदुओं को एक करेंगे। क्यों करते हो ये सब? विकास कहाँ है? आपके साथ इस बार आप नोट कर लीजिए। हाँ। इस बार जो लोग हाँ। मुसलमानों को डरा करके वोट लेते थे, कौन लेता था? जो लोग कांग्रेस के लोग कि अच्छा। बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा। मेरे घर में, मैं थोड़ा सा समय लूंगा 1 मिनट का, बहुत अच्छी बात है। एक सलमान है लड़का, धोबी का, यहाँ पे तेलीपुरे का, तेली वाले का। वो घर में मेरे बेचारा वो स्कूल भी जाता था, वो कपड़े लेके जाता था, उसके वो घर में धोते थे तो फिर वो लेके आता था। तो जब 2014 में वो मेरे घर आया तो उसने कहा, विधायक जी अगर मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो क्या हम पाकिस्तान जाएंगे? और वो घबराया हुआ था। आप यकीन करें ये सच्ची घटना है। मैं ईश्वर को, खुदा को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ ये बात। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा? कि देवबंद से मौलाना साहब आए थे, वो कह रहे थे। मेरा दिल भराया। ऐसे ऐसे डरा करके ये कांग्रेस के लोग इस तरह से डरा करके मुसलमानों को ये वोट उनके हथियाते हैं। जितनी गरीब की कल्याण की योजनाएं हैं, चमार और मुसलमान है, अनुसूचित जाति और मुस्लिम को ज्यादातर मिल रही है, 75% उनको मिल रही है, वही वोट देंगे इस बार। वो वैचारिक भ्रांति में नहीं आएंगे इस बार। यही बीजेपी पार्टी जिसने अग्निवीर योजना लेके आए हैं, कहाँ जाएंगे हमारे युवा? तब नहीं ध्यान आया। आप देखिए, मैं पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लगने लगा कि देखिए जो काम अच्छा हो रहा है उसको अच्छा कहना चाहिए, बिल्कुल, और जो काम खराब है उसको खराब कहना चाहिए। पत्रकारिता, देखिए मैं फिर यह कह रहा हूं कि मोदी जी जो भी काम करेंगे वो देश प्रथम है, हमारी पार्टी के लिए देश प्रथम है। और देखिए रोजगार की बात मैं बता रहा हूं, 2027 में हमारा देश विकसित होगा, उसका प्रमाण आप बैठिए, ये उसका प्रमाण है कि जो विकसित होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो ताकत महिलाओं को देने की बात की थी, इस मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व में जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी कि महिला ताकतवर होनी चाहिए, 33% आरक्षण देकर के 2027 को विकसित भारत की नींव उसी दिन डल गई थी जिस दिन महिलाओं को ताकत देने का काम किया था। देशराज जी, कुछ आखिरी संदेश आप कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें लगता है बात करते हैं तो बातों में से बातें निकलती है, सवाल निकलते हैं, हम अपना सेशन खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ कहना है 2027 के लिए तो आप कह सकते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग यदि मेरी सुन रहे हैं, अगर उन्हें विपक्ष में रहना है कहाँ रहेंगे? नहीं तो अगर उन्हें विपक्ष में रहना है, मजबूत विपक्ष है कांग्रेस। हाँ, मतलब अगर अभी मजबूत, अगर खत्म ही होना है तो जैसे केंद्र में एक बार विपक्ष की उपाधि मिली नहीं थी, तो इस बार अगर उन्हें विपक्ष की उपाधि में के दायरे में रहना है, तो ममता जैसी जो जिस तरह की उनकी सुरेंद्र राकेश जैसे ऐसे लोगों से उन्हें बच कर रहना पड़ेगा। और दूसरा जो कार्य मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से वो करा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की विधायक है, माननीय हरीश रावत जी की लड़की है, चाहे ममता जी है, चाहे पुरकान जी है, चाहे काजी जी है, जितने भी विपक्ष के शहजाद जी हैं, जितने भी विपक्ष के विधायक हैं यहाँ 8, सबके क्षेत्र में काम करा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो उनको अपने ना गिनाए वो सभी माननीय विधायकगण, वो राज्य योजना के काम है, मुख्यमंत्री जी के काम है, उनकी हिम्मत को सराहो मुख्यमंत्री जी की। और कांग्रेस के लोगों उनके हमराह चलो, उन्होंने सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ, केवल वैचारिक भ्रांति। ये अपना स्टेडियम का नाम बदला नहीं, वहाँ धरना दे दिया। स्टेडियम बनाया किसने? वंदना जी के नाम पर। धामी जी ने 25 लाख का चेक मेरे साथ जाकर के, मैं विधायक था, उनके घर दिया और वो वहाँ पे बैठ गए। कुछ नहीं, क्षेत्र में जाकर काम करें। सभी से मेरा यह है कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मेरा ममता जी से भी और जितने भी विपक्ष के विधायक हैं और सत्ता पक्ष के भी हैं, मैं सबसे कहूंगा कि क्षेत्र में जाकर काम करें। देशराज जी से बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारे सवाल थे, हमने उनसे पूछे, उन्होंने जवाब दिया। अब देशराज जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, 1 मिनट में, कुछ 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड में आपको जवाब देना है। ये हम इसको रैपिड फायर कहते हैं, ठीक है? बिना सोचे आपको फटाफट जवाब देना है हमें। आपके अनुसार उत्तराखंड में बेहतरीन विधायक कौन है?
कौन लगता है? अब 2-3 लोग हैं। नहीं एक बताना है देशराज जी, एक फटाफट बताओ। उत्तराखंड में बेहतरीन विधायक कौन है, पता है? बताइए। पुष्कर सिंह धामी है। भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उससे पहले कुछ कोई भी नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अंत्योदय की बात कही, अंत्योदय, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब देश का सर्वे कराया तो निकल कहा कि आज भी आजादी के इतने दिन बाद देश में बच्चे भूखे मरते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, तो उन्होंने अंत्योदय योजना चलाई, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल। तो मैं अटल जी को, ठीक है, अगर राजनीति को आपके अनुसार एक शब्द में कहें तो क्या होगी? राजनीति के लिए कोई एक शब्द? राजनीति में राष्ट्र प्रथम वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एक राजनीतिक दल ऐसा है जो इस देश के बारे में सोच रहा है, जो भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जा रहा है। उत्तराखंड का अभी तक का बेहतर मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी। इनसे पहले कुछ भी नहीं आपको ऐसा? मैं बता तो रहा, बेहतर पूछा ना आपने। हाँ, बेहतर पुष्कर सिंह। ठीक है, मायावती जी के लिए एक शब्द? मायावती जी का शासन अच्छा रहा। अच्छा, ठीक है। अगर आप अभी राजनीति में ना होते तो देशराज जी कहाँ होते, क्या कर रहे होते आप? देखिए, ये भी मेरी भारतीय जनता पार्टी की देन है कि मैं विधायक रहा। क्या कर रहे होते अगर? क्योंकि मैं क्या कर रहा होता? हाँ, अगर आप राजनीति में ना होते आप क्या कर रहे होते? देखिए, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मैंने स्कूल खोला, फिर दूसरे गांव में स्कूल खोला, फिर तीसरे में खोला, तो मैं समाज सेवा लगातार करता। मैं समाज सेवा करते आप। आपका सबसे बड़ा विरोधी? देखिए, सबसे बड़ा विरोधी मैं बेबाक बोलता हूँ। हाँ, अच्छा, मैं बेबाक बोलता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा विरोधी है। नहीं तो मुझे लगा था राकेश परिवार का नाम लेंगे। कहाँ पिद्दे ना पिद्दे ना, बस छोड़ो, क्या वो संवैधानिक भाषा के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? मोदी जी की हिम्मत को सराहो, उनके हमराह चलो, उन्होंने सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ। 2029 में राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी होगा या नहीं? देखिए, कांग्रेस को राहुल गांधी कुछ अब थोड़ा सा बढ़े हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से नेता कांग्रेस को बदल देना चाहिए। खड़गे जी अच्छे हैं। बीजेपी पार्टी की सबसे झूठी बात सच में बताना है? बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा झूठ जो आपको लगता है, क्या बोला बीजेपी? सबसे बड़ा झूठ? हाँ, क्या बोला बीजेपी ने? देखिए, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो हो सकता है झूठ बोल सकता है, देशराज कर्णवाल जैसा, लेकिन मेरी पार्टी सच्ची है, सच्ची थी, सच्ची है और सच्ची रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया देशराज जी आपका। आपके साथ बहुत सारी बातें हुई, रैपिड फायर का भी उन्होंने जवाब दिया, हालांकि सोचा समझा लेकिन जवाब दिया। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ चाहते थे आप लोग पूछना, आप नहीं पूछ पाए, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही प्रेरणादायक और बेझिझक सेशन हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।